Good morning, students. I welcome you all to CATG online class, and this is 11th lecture, chapter solution, chemistry. तो बच्चों, अभी हम आपके सामने डिस्प्ले कर रहे हैं लास्ट क्लास में हमने जो आपको असाइनमेंट दिया था एक्सरसाइज 10th उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो देखिए, टोटल 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे और उससे रिलेटेड सॉल्यूशन मैंने डिटेल में लिख दिया है। बस 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। तो देखिए, 4th क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि जब हम लोग आइसक्रीम बनाते हैं तो ये जो आइसक्रीम मिक्स है ये क्या है? आइसक्रीम मिक्स। ठीक है, इससे आइसक्रीम बनना है। तो आइसक्रीम मिक्स जिस बर्तन में होता है उस बर्तन के बाहर ये आइस के क्रिस्टल्स हैं, आइस के क्यूब्स हैं, और इस आइस क्यूब्स में हम लोग क्या करते हैं? सॉल्ट, NaCl, घर में जो नमक होता है ना उसको छिड़क देते हैं, सॉल्ट स्प्रिंकल कर देते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसका बहुत ही सिंपल रीजन है। देखो बच्चों कि ये जो आइस है ना, ये आइस मेल्ट करता रहता है टाइम के साथ साथ और आइस बनता रहता है वाटर। और जिस टेम्परेचर पर आइस वाटर में कन्वर्ट हो सकता है, वाटर आइस में ये जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है वो जनरली होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर वाटर और आइस के बीच में क्या एग्जिस्ट करता है? इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो जब आप सॉल्ट ऐड कर देते हैं इस आइस में तो आपको पता है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर देता है, ये फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है, डिप्रेसेस फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये जो सॉल्ट है, सॉल्ट का काम क्या है? वो फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देता है। तो यानी कि आइस, अब जो आइस धीरे धीरे सॉल्ट ऐड करने के बाद जो पिघल रहा होगा, ये जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये 0 डिग्री नहीं बल्कि 0 से कम यानी कि -3 डिग्री सेंटीग्रेड या -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये काम चल रहा होगा। तो क्या हुआ? जिस कंटेनर में आपका आइसक्रीम है उसके बाहर का टेम्परेचर ठंडा हो गया तो आइसक्रीम जल्दी बनेगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं 11th लेक्चर। नमस्ते बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के बारे में आपने पहले सुना होगा, जैसे घर वगैरह में जो फिल्टर लगता है ना, वाटर फिल्टर, तो उसमें एक टेक्नोलॉजी यूज होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। सुना है आपने? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस से ही जुड़ा हुआ एक घटना है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ऐसे ही कई सारी चीजें आपने ऑस्मोसिस के बारे में सुना होगा। आज हम इसी टॉपिक को पढ़ेंगे कि इसके पीछे का साइंस क्या है। तो ऑस्मोसिस के बारे में जानने से पहले हम आपको कुछ घटना को ऑब्जर्व करने को बता रहे हैं। जैसे आपने एक ग्लास लिया जिसमें वाटर रख दिया और उसमें इंक, ब्लू कलर का इंक इधर ड्रॉप कर दिया आपने। ठीक है, मेरा पेन रेड कलर का है इसलिए उस पर कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपने ब्लू कलर का इंक इसमें डाल दिया है। तो आप इस ग्लास को कुछ देर के लिए छोड़ दो। आफ्टर सम टाइम आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो इंक के पार्टिकल इधर थे, ये जो ब्लू कलर वाले पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, जो कहीं कहीं थे, जो पूरे कंटेनर में फैले हुए नहीं थे, वो अभी यूनिफॉर्मली पूरे कंटेनर में फैल गया है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि इंक के पार्टिकल का जो कॉन्सेंट्रेशन है, का जो डेंसिटी है, वो पहले कहीं पर ज्यादा था। ये देख रहे हैं ना, ये कॉन्सेंट्रेशन इधर ज्यादा है, और दूसरे एरिया में जैसे ये वाला एरिया देखिए, ये सब एरिया में कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो इंक के पार्टिकल का कॉन्सेंट्रेशन जिस एरिया में ज्यादा था, उस एरिया से इंक के पार्टिकल पूरे एरिया में, पूरे कंटेनर में टाइम के साथ देखिए आप फैल गए और यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन पूरे कंटेनर में बना लिए। ये आप ऑब्जर्व करेंगे, घर पे भी ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि ग्लास में पानी ले लो, उसमें कोई इंक डाल दो आप। ठीक है, चलिए एक और घटना ऑब्जर्व करते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा, हालांकि इसको देख नहीं सकते हैं, पर आप साइंस में पढ़ते हैं कि अगर एक वायर है आपके पास, वायर के एक साइड हाई वोल्टेज, ठीक है, हाई पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल अप्लाई कर दो, और दूसरे साइड 0 पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल रहे,
तो एक साइड से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करने लगता है, ठीक है ना। तो करंट फ्लो किया क्यों, पोटेंशियल डिफरेंस को खत्म करने के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस जो था, पोटेंशियल डिफरेंस किधर था, पोटेंशियल डिफरेंस था ये वाले एंड और ये लेफ्ट और राइट साइड वाले एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस था। यहां का पोटेंशियल ज्यादा था हाई और दूसरे साइड का पोटेंशियल था लो। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को कम करने के लिए करंट का फ्लो हो गया। चलिए पिछले एग्जांपल में फिर से एक बार आपको रिमाइंड करवा दें। यहां पर क्या फ्लो किया था, तो यहां पर सोल्यूट यानी इंक के पार्टिकल का फ्लो हुआ था। सोल्यूट यानी इंक के पार्टिकल का फ्लो हुआ था, किसको कम करने के लिए, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। देखिए ये रीजन है जहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये है हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन। और ये वाला रीजन कैसा है, ये है लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन की तरफ फ्लो हो गया, किसका फ्लो हुआ, सोल्यूट का फ्लो हो गया। उससे क्या हुआ, फाइनली हर एक जगह का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गया। यानी कि अलग अलग रीजन में जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस था, क्या डिफरेंस था, कॉन्सेंट्रेशन जो डिफरेंस था उस डिफरेंस को क्या किया हमने, कम कर दिया या जीरो कर दिया, कॉन्सेंट डिफरेंस को मिटा दिया, कॉन्सेंट डिफरेंस को रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस को कम करने के लिए सोल्यूट फ्लो कर गया था। वैसे हमने बात किया कि पोटेंशियल डिफरेंस को कम करने के लिए क्या फ्लो किया, करंट फ्लो कर गया। वैसे ही चलिए आगे और भी ऑब्जर्व करते हैं। आप देखिए इस पाइप, ये जो पाइप आपको दिख रहा है ना स्टील का पाइप, इसके अंदर गैस फ्लो कर रहा है और वो बहुत हाई प्रेशर पर गैस है। कैसे पता चला हाई प्रेशर पर, तो आप यहाँ देखिए मीटर लगा हुआ है, ये मीटर देख रहे हैं, इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, देखिए 100 यूनिट प्रेशर हो गया। तो इसके अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा है और बाहर ये आपका एटमॉस्फेयर है, ये क्या है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में कैसा है, लो प्रेशर है, लो प्रेशर है। तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर रीजन था। अब क्या हुआ कि यहां से थोड़ा सा अगर होल, थोड़ा सा छिद्र होगा, छोटा सा यहाँ पर होल होगा और थोड़ा सा होल मिला, इधर जो बोल्ट वगैरह लगा हुआ है ना वहां पे थोड़ा सा होल होगा और थोड़ा सा होल मिला, तो क्या हुआ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो कर गया। क्या फ्लो कर गया, गैस फ्लो कर गया, ठीक है ना। अब सोचिए अगर गैस ऐसे ही फ्लो करते रहे तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जितना प्रेशर इसके अंदर, इस पाइप के अंदर से मान लीजिए सारा गैस धीरे धीरे फ्लो कर गया, तो क्या होगा, पाइप के अंदर भी जो प्रेशर फाइनली होगा कितना आ जाएगा, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर अगर आपका 1 atm है, तो धीरे धीरे जब पूरा गैस पाइप से फ्लो कर जाएगा तो पाइप के अंदर का प्रेशर कितना हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम इट विल अचीव 1 atm। तो प्रेशर डिफरेंस था, देखिए दो रीजन में, ये पाइप के अंदर और ये एटमॉस्फेयर, इस दो रीजन में प्रेशर डिफरेंस था। उसको कम करने के लिए, किसको कम करने के लिए, प्रेशर डिफरेंस को कम करने के लिए, प्रेशर डिफरेंस को कम करने के लिए गैस फ्लो कर गया। गैस फ्लो कर गया कहां से, हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अल्टीमेटली रिजल्ट हुआ कि प्रेशर डिफरेंस कम हो गया या फिर जीरो हो गया। आगे देखिए ये भी वैसा ही है, अंदर में आपको पता है कि पानी भरा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर जो पानी है, ठीक है, बाहर का प्रेशर बताइए, जैसे कि ये वाला एक पॉइंट है बाहर का प्रेशर कितना होगा, तो ऑफ कोर्स ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन है तो बाहर का प्रेशर होगा 1 atm। अच्छा अंदर का यहाँ पर ये जो पानी जहां से गिर रहा है यहाँ का प्रेशर मान लीजिए, तो यहाँ का प्रेशर कितना होगा, तो यहाँ का प्रेशर होगा भाई कि ऊपर से 1 atm तो एटमॉस्फेयर लगा ही रहा है, तो 1 atm प्रेशर तो एटमॉस्फेयर लगा ही रहा होगा, प्लस साथ में यहाँ पर जो आप ये देखिए, ये जो वाटर का हाइट, इससे ऊपर जितना भी वाटर होगा, ये वाला लेवल है ना आपका, ये लेवल है, इस लेवल से ऊपर जितना भी वाटर का हाइट है, ये वाला जो हाइट है देखिए, ये जो हाइट है इसको हम h बोल रहे हैं। तो ये जो h हाइट है, इस लेवल से जो मान लीजिए कि यहां तक पानी भरा हुआ होगा, तो ये जो h हाइट है, इस h के चलते एक प्रेशर लग रहा होगा रो g और h। रो क्या है, रो है यहां पर जो इसके अंदर जो लिक्विड है उसका डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी है। और g क्या है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और h क्या है, h यही वाला हाइट है। तो
देखिए यहाँ का जो प्रेशर है, ये वाला प्रेशर, यानी कि इस पॉइंट का जो प्रेशर है, यहाँ जो हम सर्कल बना रहे हैं उस पॉइंट का प्रेशर देखिए 180 एम प्लस रो जी एच है, यानी ज्यादा प्रेशर है, ठीक है। और बाहर का प्रेशर, इस पॉइंट का प्रेशर देखिए कितना है, कम प्रेशर है, 180 एम है। यानी कि प्रेशर डिफरेंस को कम करने के लिए क्या फ्लो कर गया, फ्लो कर गया इधर से वाटर। फिर क्या होगा देखिए, इस होल से जो वाटर निकल रहा है वो कब तक निकलता रहेगा, इस होल से वाटर तब तक निकलता रहेगा जब वाटर का जो हाइट है इस बकेट के अंदर वो धीरे धीरे कहाँ पर आ जाए, वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच जाए। जब वाटर का हाइट यहाँ पर पहुंच जाएगा तब इस होल से वाटर निकलना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वाटर का हाइट यहाँ तक पहुंचेगा तब इस जगह का, ये जो हम दिखा रहे हैं आप देखिए, ये जो जगह दिखा रहे हैं ना, ये वाला जगह, जब वाटर का हाइट यहाँ तक पहुंच जाएगा तो इस जगह पर भी देखिए वाटर का हाइट तो जीरो हो गया। तो वाटर का हाइट जीरो हो गया तो ये देखिए रो जी एच में एच जीरो हो गया। जीरो मतलब ऊपर से जो वाटर का हाइट है, वाटर यहाँ तक पहुंच गया तो हाइट जीरो हो गया। तो प्रेशर बचा क्या, तो प्रेशर सिर्फ 180 एम वाला बचा हुआ है। तो यहाँ का प्रेशर भी 180 एम और बाहर का प्रेशर भी 180 एम, ठीक है ना। तब कोई फ्लो नहीं होगा। तो प्रेशर डिफरेंस को कम करने के लिए, प्रेशर डिफरेंस को कम करने के लिए कौन फ्लो किया है, तो प्रेशर डिफरेंस को कम करने के लिए यहां पर कौन फ्लो किया है, फ्लूइड, या फिर बोल सकते हैं लिक्विड फ्लो कर गया है। लिक्विड फ्लो कर गया है। क्यों? प्रेशर डिफरेंस को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए, मिनिमम करने के लिए, या फिर जीरो करने के लिए। चलिए और कुछ ऑब्जर्वेशन देखिए आप लोग अपने अराउंड। तो ये देखिए अभी तक जो हमने देखा है ऑब्जर्वेशन, इसके अलावा आप भी बहुत सारा ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, पर हमने जो ऑब्जर्वेशन किया है हम उसके बारे में बात करें। देखिए कि जैसे यहां पर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस था, क्या था, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस था, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस वर्ड एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। साइंस में ये टर्म ज्यादा यूज करते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ग्रेडियंट वर्ड से। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट था अलग अलग रीजन में, जैसे ये वाला एक रीजन है जहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन था और ये एक रीजन है जहां पर लो कॉन्सेंट्रेशन था। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को कम करने के लिए सोल्यूट फ्लो किया था और एंड रिजल्ट क्या हुआ, हर जगह का कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। इसी को हम डायग्राम से देखिए, तो ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, ये वाला रीजन कैसा दिख रहा है, जिसमें बहुत सारे सोल्यूट के पार्टिकल, यानी इधर के सोल्यूट, इस रीजन में सोल्यूट के पार्टिकल का डेंसिटी या कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। और क्या हुआ, थोड़ी देर बाद जब आप रखे तो यही जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो पूरे कंटेनर में यूनिफॉर्मली फैल गए, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन यहां पर पहले ज्यादा था, किसी एरिया में कॉन्सेंट्रेशन कम था, लोअर कॉन्सेंट्रेशन था, लेस कॉन्सेंट्रेशन था, ये वाले एरिया में कॉन्सेंट्रेशन मोर था, ठीक है। तो वो जो डिफरेंस था उसको कम करके बाद में क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन जो डिफरेंस था वो टेंडिंग टू जीरो, वो जीरो हो गया। तो अब समझा जाए कि ये जो फेनोमेना था ये क्या घटना चल रहा है यहां पर। तो ये जो फेनोमेना है, ये फेनोमेना कहलाता है डिफ्यूजन। क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो एक बार हम लोग डिफ्यूजन, तो चलिए हम लोग डिफ्यूजन को एक बार डिफाइन कर लेते हैं। तो डिफ्यूजन क्या है? इट इज द नेट मूवमेंट। मूवमेंट है, किसका मूवमेंट है? सोल्यूट पार्टिकल। ये देखिए सोल्यूट पार्टिकल थे ना, ये मूव करके पूरा रीजन में फैल गया है। तो नेट मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, किधर से? तो इधर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन था, यहां से चलना स्टार्ट हुआ, किधर को चला? टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। उस रीजन में, ये वाले रीजन में देखिए, ये सारे रीजन जहां पर कॉन्सेंट्रेशन कम है, ये वाले रीजन जहां पर कॉन्सेंट्रेशन कम है, ये वाला रीजन जहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। क्यों मूवमेंट हुआ था? ये मूवमेंट हुआ था इन ऑर्डर टू रिड्यूस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। तो ये जो रीजन है, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन कम था,
इस दो रीजन में जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या फिर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस था, इस जो दो रीजन में, तो इसी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या फिर डिफरेंस को कम करने के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए ये सोल्यूट फ्लो किया था। ठीक है, चलिए हमने तो टॉपिक स्टार्ट किया था आज पढ़ना ऑस्मोसिस से, और हम लोग क्या पढ़ने लगे, डिफ्यूजन पढ़ने लगे। ऑस्मोसिस से स्टार्ट करके डिफ्यूजन स्टार्ट कर दिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे यहां से ऑस्मोसिस को समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए अब आपके पास क्या है, यहां पर फिर से आपके पास दो रीजन है। आपके पास ये रीजन है लेफ्ट साइड और ये रीजन है राइट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड में देखिए आप इधर मान लीजिए कि आपको लेफ्ट साइड में 100 ml वाटर, कितना ml वाटर है, या 150 ml वाटर मान लीजिए, और राइट साइड में कितना वाटर है तो उतना ही देख रहे होंगे आप, इधर भी 150 ml वाटर देख लीजिए। ठीक है, लेकिन आपको एक बात दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो सोल्यूट है, वो कम है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इधर कितने राइट साइड में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 13 है, हम 12 ही गिनेंगे, 12वीं पार्टिकल को कंसिडर करते हैं ताकि कैलकुलेशन करना हमारे लिए आसान रहे। तो आपके पास जो लेफ्ट साइड था, लेफ्ट साइड में 150 ml वाटर, ml सॉल्वेंट था। ठीक है, सोल्यूट कितने था, तो सोल्यूट थे 6 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल थे, 6 मॉलिक्यूल सोल्यूट के थे। और राइट साइड में क्या था आपके पास, राइट साइड में है आपके पास 150 ml सॉल्वेंट, और सोल्यूट कितने हैं, मान लेते हैं 12 मॉलिक्यूल्स सोल्यूट के हैं। तो बताइए कॉन्सेंट्रेशन किधर ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है किधर, राइट साइड में। तो राइट साइड है हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन, हाई कॉन्सेंट्रेशन, लेफ्ट साइड है लो कॉन्सेंट्रेशन। तो होना क्या चाहिए, सोल्यूट को फ्लो कर जाना चाहिए। तो देखिए अगर ये जो 12 मॉलिक्यूल है, 12 में से 3 मॉलिक्यूल यहां पहुंच गए, कितने पहुंच गए, 3, तो ये 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये 12 - 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो दोनों जगह बराबर सॉल्वेंट और बराबर सोल्यूट, तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन दोनों साइड बराबर हो जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, यहां पर एक मेम्ब्रेन लगा दिया। देखिए ये एक मेम्ब्रेन है, इधर दिख रहा है येलो कलर का मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन का नाम है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, या फिर इसका एक और नाम होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन। आप बोलेंगे इसका काम क्या है, तो इसका काम है allows movement of solvent but not solute। तो इसका काम है, ये बोल रहा है कि भाई सोल्यूट इधर से इधर जाना चाहता था, लेकिन ये जो मेम्ब्रेन है ना, वो सोल्यूट को जाने नहीं दे रहा है। ये मेम्ब्रेन ऐसा है कि जो किसके मूवमेंट को अलाउ कर रहा है, केवल अपने थ्रू, अपने होते हुए ये सॉल्वेंट को अलाउ कर सकता है, सोल्यूट को अलाउ नहीं कर सकता है। ठीक है ना, अपने थ्रू ये सॉल्वेंट को अलाउ करेगा, सोल्यूट को अलाउ नहीं करेगा। तो सोल्यूट इधर से जाएगा कैसे, आखिर इधर से इधर कैसे पहुंचेगा, तो फाइनली सोल्यूट नहीं पहुंच पाएगा, फिर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस तो बना रहेगा। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा कि आप एक और दूसरा ऑल्टरनेटिव सोचिए। सोल्यूट पार्टिकल को मूव कराने से अच्छा ऑल्टरनेटिव आपके पास है अभी के सिचुएशन में कि आप सॉल्वेंट को मूव करा दीजिए। आपके पास 150 ml सॉल्वेंट इधर है राइट साइड में, इधर भी 150 ml है। इधर मॉलिक्यूल कम है सोल्यूट के, इधर मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो जिधर ज्यादा मॉलिक्यूल उधर ज्यादा सॉल्वेंट भेज दीजिए। तो आप क्या कीजिए, लेफ्ट साइड से राइट साइड में ये जो सॉल्वेंट है ना, वो 50 ml सॉल्वेंट आप यहां से इधर भेज दीजिए, 50 ml। तो इधर कितना बचेगा बताइए, 150 में से 50 चला गया, कितना हो गया, 100 ml बचा। और राइट साइड में कितना हो गया, ये 150 में 50 ऐड हो गया, कितना हुआ, तो ये 200 ml हो गया। अब देखिए फिर सब बराबर है,
लेफ्ट साइड में आपके पास 100 ml सॉल्वेंट है और 6 मॉलिक्यूल है, 100 ml में 6 मॉलिक्यूल। और राइट साइड देखिए क्या हुआ, 100 ml में भी लेफ्ट साइड में 6 मॉलिक्यूल आ गए, और राइट साइड में भी क्या हुआ, वहां 200 ml में 12 मॉलिक्यूल। तो कॉन्सेंट्रेशन तो सेम हो गया, इधर 200 ml में 12 मॉलिक्यूल है, इधर 100 ml में 6 मॉलिक्यूल है। तो क्या हुआ, सॉल्वेंट फ्लो कर गया, किधर से किधर फ्लो किया, लेफ्ट से राइट की तरफ, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ कौन फ्लो किया, सॉल्वेंट। सोल्यूट किधर फ्लो करता है, सोल्यूट फ्लो करता है हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो देखिए टाइम के साथ क्या होगा, अब देखिए यहां पर से आप देखिए कि इधर से जो था लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट था आपका, लेफ्ट यानी लो कॉन्सेंट्रेशन था, और ये था राइट यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला रीजन था। अभी क्या हो गया, अभी दोनों जगह का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया, सेम कॉन्सेंट्रेशन। कैसे सेम कॉन्सेंट्रेशन हुआ, तो यहां पर देखिए आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे पानी का लेवल इधर कम हो गया है पहले के रिस्पेक्ट में, पहले यहां तक वाटर था, अभी लेवल उसका कम हो गया है। तभी इधर कितना पानी बचा, ये 100 ml वाटर बचा, मॉलिक्यूल कितने हैं, 6 मॉलिक्यूल हैं। इधर कितना पानी बचा, ये 200 ml हो गया, डबल वाटर डबल सॉल्वेंट और मॉलिक्यूल भी डबल, तो कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गया। कौन मूव किया इस बार मूव किया है सॉल्वेंट मूव किया है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। समझ में आ गया सभी बच्चों को। अच्छा अब बताइए ऑस्मोसिस होने के बाद एंड रिजल्ट क्या हुआ, एंड रिजल्ट हुआ कि दोनों साइड कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गया लगभग। तो फिर से यानी कि कॉन्सेंट्रेशन जो डिफरेंस था, वो डिफरेंस कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस जो मेन परेशानी था वो कम हो गया, वो रिड्यूस हो गया, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस कम हो गया या फिर जीरो हो गया, वो रिड्यूस हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का डेफिनेशन कंपैरेटिवली समझ लेते हैं। तो देखिए डिफ्यूजन क्या था, सोल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट था, किसका मूवमेंट था, सोल्यूट पार्टिकल का। ऑस्मोसिस क्या है, सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट। डिफ्यूजन में सोल्यूट कहां से कहां चलता था, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और ऑस्मोसिस में सोल्यूट कहां चलता है, तो ये चलता है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन। बस एक एक्स्ट्रा बात है कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू चलता है। मकसद दोनों का सेम है, मकसद क्या है दोनों का, इन ऑर्डर टू रिड्यूस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। इसका भी मकसद ऑस्मोसिस का वही है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। आप सभी बच्चे इस एग्जाम्पल को ध्यान से लिख लोगे, ठीक है। और भी बातें हैं ऑस्मोसिस में करने को, पर हम स्लोली धीरे धीरे वो बातें करेंगे। पहले आप एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए अगर आप ऑस्मोसिस को समझ चुके हैं। चलिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, एक कंटेनर रखा हुआ है, इस कंटेनर में दो कंपार्टमेंट है, एक है लेफ्ट और दूसरा कंपार्टमेंट है राइट। सॉल्वेंट वाटर है, आप देख रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ है हर जगह, यानी सॉल्वेंट क्या है, इधर लिख दे रहे हैं सॉल्वेंट इज वाटर, वाटर सॉल्वेंट है। अब सोल्यूट एक साइड कॉपर +2 है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर लिखा हुआ है, दूसरे साइड सोल्यूट है अमोनिया और जिसका कॉन्सेंट्रेशन 4 मोलर लिखा हुआ है। इस दोनों जो कंटेनर है ये लेफ्ट पार्टीशन और राइट पार्टीशन या दो कंपार्टमेंट, उसके बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन है, इन विच कंपार्टमेंट ईदर लेफ्ट और राइट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर्ड कंपाउंड विल टेक प्लेस फर्स्ट। पहले किस साइड ब्लू कलर कंपाउंड कौन सा है, तो कॉपर +2 और अमोनिया के रिएक्शन से। अब बोलेंगे कॉपर +2, ये +2 चार्ज कैसे आया, अमोनिया से रिएक्शन हो गई, ये कंपाउंड कैसे बन गया, वो रिएक्शन एक अलग टॉपिक है, उसको अलग में पढ़ेंगे। मेरा क्वेश्चन है कि अगर ये दोनों, ये लाया गया और बगल में अमोनिया लाया गया, ये दोनों अगर मिक्स होता है, आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तो ये ब्लू कलर का कंपाउंड बन जाएगा।
ठीक है ना। ये कंपाउंड जो बनेगा, ये कंपाउंड लेफ्ट में पहले बनेगा या फिर राइट में पहले बनेगा। तो आप वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर लीजिए और फिर 2 मिनट के बाद आंसर आप ढूंढ लीजिए, सोच लीजिए और फिर मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। चलिए, तो इसका जो आंसर है वो है नीदर साइड। नीदर साइड, किसी भी साइड में ऐसा नहीं होगा, किसी भी साइड में ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। रीजन क्या है? रीजन बहुत ही सिंपल है, आप भूल जाइए ये सब कॉन्सेंट्रेशन। सोल्यूट का क्या कॉन्सेंट्रेशन है लेफ्ट में राइट में? अरे एसपीएम के थ्रू सोल्यूट का फ्लो या मूवमेंट नहीं हो सकता है, यानी कि इस कंपार्टमेंट से इस कंपार्टमेंट कॉपर नहीं आ सकता है, या फिर यहां पर अमोनिया है तो अमोनिया इधर से इधर नहीं जा सकता, ये मूवमेंट अलाउड नहीं है। यानी कि कॉपर और अमोनिया आपस में कभी कांटेक्ट में आ ही नहीं पाएंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा कैसे? कॉपर एंड अमोनिया कांटेक्ट में नहीं आ सकते हैं। अच्छा, होगा क्या? अरे एट मैक्स ये हो सकता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन से हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन में सॉल्वेंट फ्लो कर जाएगा। जैसे इधर देखिए, इधर 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है ना, तो यह है लो कॉन्सेंट्रेशन। इधर कितना कॉन्सेंट्रेशन है? 4 मोलर, तो यह है हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट फ्लो करेगा। कौन फ्लो करेगा? सॉल्वेंट यानी वाटर फ्लो करेगा। कॉपर और अमोनिया कभी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि डे टू डे लाइफ में ऑस्मोसिस कहाँ ऑब्जर्व होता है। आप देखिए, ये कंटेनर में सूखा हुआ चना, इसको चिक पीस बोलते हैं, ये ड्राइड है, ठीक है, ड्राई चिक पीस है। इसको आप पानी में डाल दीजिए तो क्या होगा? आप ऑब्जर्व करेंगे कुछ देर के बाद इसको पानी में, एक दूसरे कंटेनर में पानी में डाल देंगे तो ये फूल जाता है, स्वेल कर जाता है। स्वेल कर गया, इसके अंदर वाटर एंटर कर गया है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप इसको पानी में डालते हैं तो ये जो चना का जो ऊपर का लेयर है ना, ये एसपीएम है, ठीक है। तो इसको आपने क्या किया? पानी में डाल दिया, पानी से भर दिया। तभी क्या है कि यहाँ पर ये जो पानी है ना, और अंदर में चना के अंदर में क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। किसका कॉन्सेंट्रेशन? अरे चना के अंदर में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं ना, या पौष्टिक तत्व जिसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो सॉल्यूट है, उसका चना के अंदर में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और उन न्यूट्रिएंट्स का कॉन्सेंट्रेशन वाटर के अंदर लो है, लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो क्या करता है? जो बाहर में वाटर आपने रखा है वो वाटर, ये जो एसपीएम है, चना का जो लेयर है ऊपर वाला, ये एसपीएम होते हुए लो कॉन्सेंट्रेशन से वाटर चना के अंदर चला जाता है। यह ऑस्मोसिस, उसके चलते चना फूल जाता है या चिकपीस गेट्स स्वेल्ड। एक और एग्जांपल है, हमारे जो बॉडी का सेल होता है ना, आपको पता है कि हमारा बॉडी सेल से बना है। तो हमारे जो बॉडी का सेल होता है, इस सेल का सर्वाइवल, ये सेल कैसे जिंदा रहता है, ये सेल कैसे न्यूट्रिएंट्स को, या जो पौष्टिक तत्व होता है उसको कैसे अपने अंदर ऑब्जर्व करता है। तो ये देखिए, ये जो सेल वॉल है ना, सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन होता है एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो क्या होता है कि सेल के अंदर जो है वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे सेल कोई फंक्शन करता है ना, तो सेल अगर कोई फंक्शन करता है, कोई काम करता है, तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होते हैं। तो सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही बढ़ता है, कब बढ़ेगा? जब सेल ने कोई काम किया हो। तो ऑफकोर्स बात है, जब सेल ने कोई काम किया हो तो उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ जाएगा कुछ, और वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ेगा तो सेल को बाहर से, अब सेल को एनर्जी, कोई काम किया तो एनर्जी लूज किया होगा, तो उसके लिए बाहर से इसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह का सप्लाई चाहिए। तो जब सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, तो बाहर से जो सेल के बाहर जो बॉडी के अंदर वाटर होता है, आपको पता है ना बॉडी में 60% से ज्यादा वाटर है। तो जो बॉडी के अंदर वाटर है, ये वाटर देखिए इधर इस सब रीजन में ना, इधर ये वाटर है बॉडी के अंदर, सेल के अराउंड ये वाटर आता है। उस वाटर में कॉन्सेंट्रेशन कम है सोल्यूट का, और सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, तो ये वाटर सेल के अंदर एंटर करता है, और जब वाटर एंटर करता है तो बहुत सारे पौष्टिक तत्व को, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ ले जाता है, और इस तरीके से सेल
सरवाइव करता है। खैर ये तो बायोलॉजी में आप इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था तो हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलिए केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कुछ खास यूजेस नहीं है। एक और क्वेश्चन है कि आप बहुत देर तक अगर कपड़े वगैरह कभी धोए हो या पानी में हाथ रखते हैं तो ये हाथ में देख रहे हैं ये रिंकल आ गया, ये स्वेल कर गया हाथ। कैसे स्वेल करता है? तो बॉडी के अंदर जो है, बॉडी के अंदर भी वाटर है, वो भी सॉल्वेंट है वाटर, और बॉडी के अंदर जो वाटर उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड वगैरह में बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे सॉल्ट हैं, प्रोटीन्स हैं, तो उधर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है। और आप बॉडी को पानी में डालते हो तो जो फिंगर के अराउंड का जो एरिया है, ये फिंगर के बाहर का जो एरिया है, जब बकेट में पानी के अंदर आपने डाला हाथ, तो जो वाटर है प्योर वाटर, उधर कॉन्सेंट्रेशन, उधर जो मिनरल्स वगैरह है वाटर के अंदर उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो क्या होता है, बाहर से वाटर, ये जो हमारा फिंगर होता है ये भी एसपीएम होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसा होता है, और बाहर से वाटर एंटर कर जाता है इस फिंगर्स के अंदर, और ये फिंगर कैसा हो गया है, आप देख रहे हैं स्वेल कर गया है। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे आप देखेंगे कि ये स्नेल्स बोलते हैं इसको, स्नेल्स को मारने के लिए लोग क्या करते हैं, इसके अराउंड ये देख रहे हैं ना, ये नमक है, ये सॉल्ट के पार्टिकल्स है, नमक छिड़क देते हैं। आप चीनी भी छिड़क सकते हैं पर नमक सस्ता है इसलिए लोग नमक छिड़कते हैं। तो नमक छिड़क देंगे ऐसा ना, तो ये सेल, ये जो स्नेल्स है ये मर जाता है। कैसे मरता है? तो सेल के जो अंदर वाला पोर्शन है ना, उसके अंदर वाटर है और साथ में बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि सॉल्ट वगैरह है, आयंस है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें सॉल्ट भी रहता है, न्यूट्रिएंट्स जिसमें सॉल्ट भी है। और बाहर आप सॉल्ट छिड़क दिए, जो बाहर देख रहे हैं सॉल्ट बहुत ज्यादा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है, हाई कॉन्सेंट्रेशन, और अंदर जो होगा सॉल्ट उसका कॉन्सेंट्रेशन लो होगा, तो लो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट का। तो क्या होगा, सेल के अंदर जो वाटर होता है वो वाटर, देखिएगा सेल का ये जो कवर है ना बाहर वाला, इसका सॉरी स्नेल्स का ये जो बाहर वाला कवर है, ये एसपीएम नहीं है, ये एसपीएम नहीं है। एसपीएम क्या है, इसके अंदर यहां पर आप देखेंगे ना, सेल के अंदर एक स्किन जैसा लेयर होता है, तो ये वाला एसपीएम नहीं है, सेल के अंदर जो स्किन वाला लेयर होता है वो एसपीएम है। तो क्या होता है, इधर ये जो इसके अंदर जो स्किन वाला लेयर है ना, तो उसके थ्रू वाटर जो है, चूंकि अंदर में कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो उसके थ्रू वाटर निकल के बाहर सॉल्ट में आ जाता है, तो अंदर का जो पोर्शन होता है वो कंप्लीटली ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, और स्नेल्स मर जाता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, वो क्या है, हमें प्यास क्यों लगता है? खास करके जब आप सॉल्टी फूड खाएंगे, सॉल्टी फूड जब भी खाएंगे तो आपको ज्यादा प्यास लगेगा। आप सोच सकते हैं क्यों? सॉल्टी फूड अगर आप खाएंगे तो वो इसीलिए कि जब आप सॉल्टी फूड खाते हैं तो बॉडी के अंदर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाता है, और सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन यानी बॉडी के अंदर, यानी सेल्स के अंदर, किसके अंदर, सेल्स के अंदर, बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। और जब सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो सेल क्या करता है, ब्लड से, ब्लड में जो वाटर होता है ना, ब्लड से वाटर सप्लाई खींचने लगता है। हमने आपको ऑलरेडी बताया कि सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है, वो एसपीएम होता है। तो सेल के अराउंड जो ब्लड होता है, ब्लड से वाटर खींचने लगता है, और फिर ब्लड में वाटर का कमी होने लगता है, तो हमें प्यास का, थर्स्टी का एहसास होता है, और हम फिर पानी पीते। चलिए बच्चों, हम ऑस्मोसिस तो पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो देखिए आपके पास यहाँ पर एक सॉल्यूशन है और एक सॉल्वेंट है, एक ही कंटेनर में रखा हुआ। तो सॉल्वेंट, जैसे मान लीजिए ये सॉल्वेंट रखा हुआ है इस कंटेनर में, और दूसरे में सॉल्यूशन यानी कि सॉल्वेंट है, और साथ में क्या रखा होगा, इसमें सोल्यूट पार्टिकल होंगे। तो ये देखिए, ये सोल्यूट पार्टिकल मैंने बना दिया, इसमें कुछ सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों है इसमें। तो आप देखिए जिस साइड सॉल्वेंट है उस साइड जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा है, इधर कॉन्सेंट्रेशन लो है, या फिर बोल सकते हैं इनफैक्ट ये जीरो है। कॉन्सेंट्रेशन कितना है, लो है या फिर जीरो है, क्योंकि सोल्यूट तो है ही नहीं। और दूसरे साइड क्या है, कॉन्सेंट्रेशन हाई है, ठीक है ना।
लेफ्ट के कंपैरिजन में लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड के कंपैरिजन में राइट साइड में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि यहाँ कुछ तो सोल्यूट है ना, इधर तो सोल्यूट है ही नहीं लेफ्ट में। तब देखिए क्या होगा, आपको पता है कि अब हाँ, ये दोनों जो कंटेनर है, ये दोनों जो पोर्शन है लिक्विड का, एक साइड सॉल्वेंट दूसरे साइड सॉल्यूशन, ये किससे कनेक्टेड है, बीच में ये क्या है, ये जो मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रहा है, ये मेम्ब्रेन किस चीज का है, तो ये मेम्ब्रेन है एसपीएम का, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए अब आपको पता है कि अगर एसपीएम के थ्रू लो कॉन्सेंट्रेशन और हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन कनेक्टेड हो तो क्या होता है, इस कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस को कम करने के लिए लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन फ्लो कर जाता है, कौन, सॉल्वेंट। क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो एसपीएम है ये किसको अलाउ करता है, किसके फ्लो को, सिर्फ सॉल्वेंट के फ्लो को अलाउ करता है। ठीक है ना, तो सॉल्वेंट लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में फ्लो कर जाता है, ताकि क्या हो, इसके चलते जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है वो कम हो जाए, या फिर वो क्या हो जाए, टेंस टू वो जीरो हो जाए। तो देखिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपके सेटअप में टाइम के साथ साथ ये जो सॉल्वेंट था, ये सॉल्वेंट जा रहा है दूसरे कंटेनर में। तो क्या होगा, एक साइड कंटेनर में सॉल्वेंट का लेवल बढ़ता चला गया और दूसरे कंटेनर में सॉल्वेंट का लेवल धीरे धीरे घट रहा है। तो मान लीजिए सॉल्वेंट कुछ ये वाला लेवल पे आकर नीचे में रुक गया है। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि ये जो प्रोसेस है सॉल्वेंट का मूवमेंट इधर से लो से हाई की तरफ जाना, ये प्रोसेस क्या तब तक चलता रहेगा जब तक कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस एकदम जीरो ना हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस बिल्कुल खत्म हो जाए, क्या तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा? तो सोचिए, अगर इधर ये सॉल्वेंट है ना, इसमें कॉन्सेंट्रेशन कब जीरो हो सकता है, सॉरी सॉल्वेंट में तो कॉन्सेंट्रेशन जीरो है, सोल्यूशन में कभी भी, सोल्यूशन साइड में कभी भी क्या कॉन्सेंट्रेशन को आप जीरो कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ तो सोल्यूट रहेगा ही ना, कुछ ना कुछ तो सोल्यूट रहेगा ही। आप कितना भी सॉल्वेंट इसके अंदर मिला दो, इस साइड में कितना भी सॉल्वेंट ऐड कीजिए, सोल्यूट तो रहेगा ही, तो कॉन्सेंट्रेशन जीरो नहीं हो सकता है, बल्कि लेफ्ट साइड का कॉन्सेंट्रेशन तो हमेशा जीरो है। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है वो कभी जीरो नहीं हो सकता, वो जीरो के आसपास बहुत कम हो सकता है, पर एग्जैक्ट जीरो नहीं हो पाएगा। कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये बस जीरो को क्या करेगा, इट विल टेंड टू जीरो, ये जीरो की तरफ जाना चाहेगा, मतलब कम होना चाहेगा। तो अब बताइए कि आखिर ये मूवमेंट, क्या यहां से सारा सॉल्वेंट धीरे धीरे लेफ्ट साइड से खत्म होकर के इधर चला जाएगा, क्या सारा सॉल्वेंट खर्च हो जाएगा, या कब ये प्रोसेस रुकेगा, उसके बारे में अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो देखिए हुआ क्या है, ये जो मूवमेंट हुआ है ना, इस मूवमेंट के चलते एक साइड आपका लेवल बढ़ गया लिक्विड का। देखिए जैसे आप देखेंगे ना, राइट साइड में लिक्विड का लेवल फाइनली कितना हो गया, ये एक हाइट हम बना दे रहे हैं, देखिए ये वाला हाइट अचीव हो गया लिक्विड का लेवल, और लेफ्ट साइड में जो लेवल है वो लिक्विड का लेवल इतना नहीं है। लेफ्ट साइड का लेवल कितना, ये देखिए ये लेवल है लेफ्ट साइड का। तो हुआ क्या, देखिए राइट साइड में एक्स्ट्रा लेवल जनरेट हो गया है। तो देखिए एक्स्ट्रा कितना जनरेट हुआ, तो उसको हम दिखा दे रहे हैं, ये देखिए इस लेवल से जो एक्स्ट्रा जनरेट हुआ है ना, ये इस लेवल से जो भी एक्स्ट्रा जनरेट हुआ है उसको हम इधर दिखा दे रहे हैं। तो ये इतना एक्स्ट्रा यहां से ऊपर जितना भी गया है ये वाला एक्स्ट्रा है, तो ये एक्स्ट्रा लेवल जनरेट हो गया है राइट साइड में लिक्विड का, जिस साइड को हम बोल दे रहे हैं H। ठीक है, तो अभी उसके चलते हुआ क्या है, उसके चलते हुआ ये है कि ये जो आपका कंटेनर है, इस कंटेनर में लेफ्ट साइड में यहां पर जो प्रेशर है और राइट साइड में इसी के सामने जो प्रेशर है वो प्रेशर अलग अलग है। लेफ्ट साइड में इसके सामने यहां पर जो प्रेशर है वो कितना है, देखिए इस लेवल पर तो एक्सटर्नल प्रेशर एयर लगा रहा है 1 atm, और राइट साइड में यहां पर कितना प्रेशर है, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये प्रेशर देखिए ऊपर से एयर तो लगा ही रहा है प्रेशर, है कि नहीं, ये जो प्रेशर है यहाँ पर ये कितना है वो हम पता करना चाहते हैं। तो ऊपर से एयर तो प्रेशर लगा ही रहा है जो कि 1 atm है, और साथ में जो एक्स्ट्रा हाइट, इतना जो एक्स्ट्रा हाइट इधर जनरेट हुआ है,
इस एक्स्ट्रा हाइट के चलते एक और प्रेशर लग रहा है, क्या, रो जी एच। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हुआ, ये एक्स्ट्रा प्रेशर क्या करता है, सॉल्वेंट के फर्दर मूवमेंट को, सॉल्वेंट फर्दर जो इधर जाना चाह रहा है, इस फर्दर मूवमेंट को रोक देता है वो। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हुआ है, जिसके बाद सॉल्वेंट का मूवमेंट रुक गया है, इसी प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एक्सेस लिक्विड प्रेशर। एक्सेस लिक्विड मतलब जैसे राइट साइड में देखिए ये एच हाइट, इतना लिक्विड एक्सेस आ गया ना, ये यहां से यहां तक का जो लिक्विड है ये एक्सेस आ गया, देखिए राइट साइड में। तो ये जो एक्सेस लिक्विड है यहां से यहां तक, वही एक्सेस लिक्विड प्रेशर दैट बिल्ड्स अप, वो बनता है किधर, व्हेन द सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्वेंट। ये सॉल्यूशन है लेफ्ट साइड में आपका, राइट साइड में, और इधर क्या है, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट जब सेपरेटेड है, किसके द्वारा, बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर सॉल्यूशन सॉल्वेंट को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से आप सेपरेट कर दें, तो जो एक्सेस लिक्विड प्रेशर बिल्डअप कर रहा है, किधर बिल्डअप कर रहा है वो, ऑन सॉल्यूशन साइड। किधर बिल्डअप करता है, ऑन सॉल्यूशन साइड। ठीक है ना, इसको हम लोग एक्सेस लिक्विड प्रेशर को एक और नाम बोलते हैं, क्या नाम बोलते हैं, वो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसी को बोलते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो एक्सेस प्रेशर बना है वही हमारा कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये डेफिनेशन आप सभी लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि इस प्रेशर का कैलकुलेशन कैसे किया जाए, कैसे इसका वैल्यू कितना है प्रेशर का वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसको हम लोग इसका सिंबल यूज करते हैं पाई। इसका कैलकुलेशन का दो तरीका है, एक तो है कि आप हमेशा इस तरीके से सॉल्वेंट ले लीजिए और सॉल्यूशन ले लीजिए, कांटेक्ट में रख दीजिए एसपीएम के थ्रू, और ये जो एक्स्ट्रा हाइट जनरेट हुआ उस हाइट को आप मेजर कर लीजिए, इस हाइट को नाप लीजिए और वहां से क्या कर लीजिए, रो यानी कि लिक्विड की डेंसिटी जी और एच से मल्टीप्लाई कर दीजिए। रो क्या है, जो भी लिक्विड जो भी सॉल्वेंट उसका डेंसिटी है। तो इस फॉर्मूला से आपका आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी एक्स्ट्रा प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो ये तरीका है एक्सपेरिमेंटल। कैसा तरीका है, एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंट करके आप ऐसा कैलकुलेट कर लीजिए। दूसरा एक और तरीका वो क्या है कि हम इसको इंपीरिकल फॉर्मूला, इंपीरिकल फॉर्मूला मतलब किसी हमको बार बार एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत ना पड़े, हम किसी कॉमन फैक्टर जिस पर प्रेशर ये डिपेंड करता है उससे रिलेट कर लें इसको। जैसे आप सबको पता है कि देखिए ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों जनरेट हुआ है, क्योंकि दोनों साइड, एक साइड कॉन्सेंट्रेशन जीरो था, इधर कॉन्सेंट्रेशन जीरो है, इधर कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन है। यानी कि इधर भी अगर कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाता तब ये फ्लो नहीं होता और ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं जनरेट होता। तो यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होने का रीजन है ये कॉन्सेंट्रेशन सी। हम बोल देंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन सी। जी यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर आप मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी ले सकते हैं, दूसरा भी ले सकते हैं। तो हम लोग मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं यानी मोल पर लीटर लेते हैं। ठीक है, आप दूसरा भी कॉन्सेंट्रेशन लेंगे तो उसके अनुसार से फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। हम लोग मोल कॉन्सेंट्रेशन मान करके फॉर्मूला को डिराइव कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि सी कॉन्सेंट्रेशन इधर जीरो हो जाता तो ऑस्मोसिस नहीं होता। कॉन्सेंट्रेशन जीरो से जितना बढ़ता चला जाएगा उतना ज्यादा ऑस्मोसिस होगा, उतना ज्यादा ये हाइट जनरेट होगा, उतना ज्यादा प्रेशर होगा। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, साइन को हटाएंगे, तो यहां पर आएगा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के और उसको सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सी क्या है आपका, मोलर कॉन्सेंट्रेशन यानी मोल पर लीटर। अब आपका फॉर्मूला बन गया पाई इज इक्वल टू के सी। अब एक बार के के बारे में बात करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के। तो आप देखिए कि के किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो देखिए बहुत सारे जो कांस्टेंट्स होते हैं ना केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह में, तो वो सारे कांस्टेंट्स जनरली टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जैसे आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है।
तो ये टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, इस कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है K इक्वल टू R इंटू टी। यहां पर R क्या है, R है आपका गैस कांस्टेंट, ठीक है, और T क्या है, गैस कांस्टेंट आपने पढ़ा है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और T क्या है, T है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर इन केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो आपका जो फाइनल फार्मूला आ गया है पाई का, वो फाइनल फार्मूला है, ऊपर लिख दे रहे हैं हम, दिस पाई इज इक्वल टू सी और के की जगह पर हम लिख दिया आर टी। तो ये फॉर्मूला बन गया है ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ये फॉर्मूला हर एक बच्चे को याद रखना है। यहाँ पर देखिए किसी किसी बुक में सी आर टी की जगह पर इस फॉर्मूला को सी एस टी के जैसा भी लिखा होता है, सी एस टी, और उनके पीछे लॉजिक यही होता है, वो बोलते हैं कि जैसे देखो ये जो आर है वो गैस कांस्टेंट है, अब हालांकि वैल्यू आर का यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी आर यूज हो रहा है इस फॉर्मूले में भी, तो बोलते हैं कि इस आर का नाम चेंज करके एस रख दो, यानी सॉल्यूशन कांस्टेंट। क्या नाम रहेगा इसका, सॉल्यूशन कांस्टेंट। और चूंकि आर को हम लोग गैस कांस्टेंट ही नहीं बल्कि आइडियल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, तो इसका भी नाम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट। बट ये जो एस है आर है, ये दोनों सेम क्वांटिटी है, और ये जो आर का वैल्यूज है वो क्या क्या होता है, तो आप सबने पढ़ा है पाई इज इक्वल टू सी आर टी में आर का वैल्यू आपने पहले पढ़ा है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी में, वो होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, या फिर अगर लीटर एटमॉस्फेयर में बात किया जाती है होता है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल इनटू केल्विन। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम पाएंगे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया है ऑस्मोटिक प्रेशर का कैलकुलेशन से रिलेटेड। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स 1 मोल यूरिया इन 1 लीटर सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्यूशन लिख लीजिए और फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। तो आपको फॉर्मूला लिख देना है पाई इज इक्वल टू सी आर टी या सी एस टी आप बोल सकते हैं, सी एस टी, और आर और एस जो है दोनों आइडेंटिकल, एक ही क्वांटिटी है, दोनों का वैल्यू सेम है। तो चलिए सी कितना है आपका, देखिए कॉन्सेंट्रेशन है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, वो होता है मोल ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हो गया सी, आर हो गया 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर बाय मोल इनटू केल्विन, और टी का वैल्यू आपको रखना पड़ेगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर रखना होता है, वो हो जाएगा 298 केल्विन। तो यहाँ पर इनटू आप कर देंगे इनटू 298 केल्विन। अब हम यहीं पर देखिए मोल ऑफ सोल्यूट की जगह पर रख देते हैं आपका 1 मोल यूरिया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, तो वो है 1 लीटर आपके पास, 1 लीटर इंटू 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर बाय मोल इंटू केल्विन इंटू 298 केल्विन। तो देखिए यहाँ से क्या हुआ, आपका केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया है, मोल से मोल कैंसिल हो गया, लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, और एटीएम बच गया आपका। तो यानी कि अगर आप एटीएम में प्रेशर लाना चाहते हैं तो आपका जो आर का वैल्यू यूज करोगे, कौन सा वैल्यू यूज करोगे आर का, 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल केल्विन, ठीक है। आर का यही वाला वैल्यू आपको यूज करना है अगर आप एटीएम में प्रेशर चाहते हैं। तो अगर आपने आर का एसआई यूनिट यूज कर लिया तो प्रेशर आपको एसआई यूनिट में आएगा, लेकिन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इधर वॉल्यूम ये जो है ना, ये वॉल्यूम को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम हमने यहाँ पे लीटर लिया है, आपको उसको मीटर क्यूब में रखना पड़ेगा। इसीलिए आप आर का कभी भी एसआई यूनिट नहीं रखोगे, वो चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट कर देगा। तो आर का आप यही वाला वैल्यू हमेशा यूज करोगे, कौन सा, 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल इनटू केल्विन। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 24.6 एटीएम,
ठीक है, चलिए अब हम आपके सामने आज का जो पढ़ाई है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस डिस्प्ले कर रहे हैं। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। चलिए, थैंक यू वेरी मच।